Good evening, everyone. गुड इवनिंग। मेरी वॉइस क्लियर है क्या? सुजल, दिया, आरफ, if anyone can confirm. Yes, sir. Okay, thank you. Fine. तो टुडे वी हैव मेट फॉर जीके क्लास। तो जीके के क्लासेस हम लोग टाइम टू टाइम रखते रहते हैं एंड हमारा जो थीम रहता है क्लासेस का वो कोई एक टॉपिक रहता है जिसके ऊपर हम लोग डिटेल डिस्कशन करते हैं, राइट? तो हो सकता है आप में से कुछ लोग शायद फर्स्ट टाइम भी क्लास अटेंड कर रहे हो बेस्ड ऑन आपने कब ज्वाइन किया है। तो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर रहता है क्लास का मैं एक बार वो आपको बता देता हूँ। आई पुट क्वेश्चंस ऑन द स्क्रीन एंड वो क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आपके पास थोड़ा टाइम रहता है एंड देन आई शो द आंसर और वो आंसर मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ। सो दैट्स हाउ वी कंडक्ट दीज क्लासेस। और सारी क्लासेस का एक कॉमन थीम रहता है। फॉर एग्जांपल टुडेज क्लास इज ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज। तो ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये जो टॉपिक्स मैं पिक करता हूँ दीज टॉपिक्स आर फ्रॉम द क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन सीयूईटी एग्जाम। तो सीयूईटी में काफी एग्जॉस्टिव जीके आता है। तो और बहुत ज़्यादा वैरायटी भी होती है उसमें। तो सीयूईटी एग्जाम में जो भी टॉपिक्स के क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को पिक करके उन टॉपिक्स के रिलेटेड मैं और डिटेल क्वेश्चंस क्रिएट करता हूँ और वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, राइट? तो सीयूईटी में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज पे बेस्ड। तो ये क्लास सीयूईटी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है एंड सीयूईटी में क्योंकि जीके इतना वास्ट है तो बाकी एग्जाम्स में भी उसमें से थोड़ा बहुत जीके आता रहता है। तो हमारे पहले के भी जितने भी क्लासेस हुए हैं जीके के वो सारे चैनल यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो वो भी आप सारे देख सकते हैं, राइट? एंड इसकी जो भी पीडीएफ्स है वो भी अवेलेबल है। तो जो चैनल है जो सॉरी वीडियो है रिलेटेड वीडियो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस पीडीएफ का लिंक होगा। तो वो आप देख सकते हो, ठीक है? तो वी विल स्टार्ट आवर टुडेस सेशन, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज। तो गवर्नमेंट को एक कंट्री रन करने के लिए बहुत सारे पॉलिसीज ऑफ कोर्स फॉर्म करने पड़ते हैं और टाइम टू टाइम कुछ स्कीम्स भी रन करनी पड़ती हैं सो दैट वो फ्यूचर के हिसाब से लोगों को कंट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी कर पाए, राइट? तो ये जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट जो टाइम टू टाइम लॉन्च करती है वो सारी स्कीम्स की हम लोग बात करेंगे। और इसमें मैंने जो कट ऑफ डेट रखा है वो 2014-15 रखा है। उसके बाद के जो भी स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं जो भी मेजर स्कीम्स हैं, ऐसे तो बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च होते हैं, राइट? बट वी कैन नॉट डिस्कस ऑल ऑफ देम। तो जो भी मेजर स्कीम्स है जिनसे बहुत मेजर चेंजेस आए हैं या आने का उम्मीद है वो सारे स्कीम्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, राइट? तो क्वेश्चंस के फॉर्म में ही आपके पास आएगा और उसका आपको अगर आंसर पता है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं पता तो वो आंसर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में फिर बताऊंगा। तो दैट इज हाउ वी विल गो अबाउट इट, ठीक है? सो आप लोग को अगर आंसर पता है तो यू कैन पुट योर आंसर इन चैट, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। फाइन, सो विल स्टार्ट। ये दो स्लाइड्स आ गए, कोई बात नहीं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच पॉलिसी वाज लॉन्च फॉर प्रोवाइडिंग क्लीन कुकिंग इन रूरल हाउस होल्ड्स? सो रूरल हाउस होल्ड्स में आप लोग ने शायद देखा हो या कभी टीवी पे देखा होगा कि बहुत बार जो कुकिंग होती है वो चूल्हे में होती है। तो उसमें लकड़ी या गोबर के उपले ये सब जलाए जाते हैं। तो इससे बहुत सारा स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है। तो वो बहुत हार्मफुल होता है जो वहाँ पे कुकिंग कर रहे हैं लोग उनके लिए, राइट? और वो ऑफ कोर्स पॉल्यूटिंग तो है ही। तो क्लीन कुकिंग मतलब लेस पॉल्यूटेंट लेस पॉल्यूशन हो ऐसी कुकिंग लोगों को मिले हाउस होल्ड्स में, तो उसके लिए कौन सी स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी? सो द आंसर, सुजल ने आंसर दिया है अभी बस एक जो सही है। बाकी कोई और आंसर करना चाहेगा? सो द आंसर इज पीएम। यहाँ पे जो पीएम वर्ड लिखा हुआ है उसका मीनिंग है प्रधानमंत्री, राइट? तो बहुत सारी स्कीम्स जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च करती है उनमें
पीएम लिखा जाता है, सभी में लिखा जाए वैसा भी नहीं है, बट बहुत सारी स्कीम्स में पीएम लिखा जाता है। क्यों बहुत बार ये बस इसके लिए लिखा जाता है कि इसमें डिफरेंशिएट हो पाए कि कौन सी स्कीम का एडवांटेज किसी को मिल रहा है। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट है वो भी स्कीम्स लॉन्च करते रहते हैं, तो बहुत बार ऐसे सिमिलर स्कीम्स भी हो जाती हैं एक ही जगह पे। अब दो दो स्कीम्स हैं जो एक जैसी ही है, आप दोनों का एडवांटेज ले रहे हो, तो जो जिसको एडवांटेज मिल रहा है उसको ये पता रहना चाहिए कि कौन सी स्कीम का, कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम का एडवांटेज उनको मिल रहा है। तो ये एक मेजर रीजन है इसका। दूसरा, जो इम्प्लीमेंट करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होते हैं या उस लेवल के जो अथॉरिटीज होते हैं, उनको भी थोड़ा आइडिया रहता है कि हम कौन सी स्कीम बेस्ट होगी इस टाइप के लोगों को कैटर करने के लिए। राइट, तो वो भी डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम। राइट, सो द आंसर इज पीएम उज्ज्वला योजना। पीएम ग्राम्य सुरक्षा योजना इज नॉट करेक्ट। ठीक है, सो आंसर इज पीएम, पीएम उज्ज्वला योजना। ये पता नहीं क्यों सारी स्लाइड्स दो दो बार आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं। सो आंसर इज पीएम उज्ज्वला योजना। तो इसमें दिस स्कीम वाज लॉन्च इन मई 2016। राइट, सो 2016 से अभी तक, अभी तक मीन्स 23 तक जो डेटा अवेलेबल है। राइट, तो 2016 से 23 तक 7 ईयर्स में 10.35 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस दिए गए हैं। तो एलपीजी मीन्स क्या, ऐसे सिलेंडर्स आप लोगों ने देखे होंगे। ठीक है, सो दीज सिलेंडर्स, ये एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं। एलपीजी इज द गैस दैट इज यूज्ड फॉर कुकिंग। एलपीजी इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। फाइन, सूरत में जो लोग हैं उनके घर में शायद पाइप कनेक्शन हो। राइट, तो ये सिलेंडर हमने शायद सूरत में नहीं देखा है, बट सूरत में पाइप्ड कनेक्शन होता है। तो पाइप में जो गैस आती है दैट इज पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस। फाइन, दोनों में नेचुरल गैस ही है। ये सिलेंडर में भी जो गैस आती है वो भी नेचुरल गैस है, बट उसको यहाँ पे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोला जा रहा है। एंड हम सूरत में जो गैस आ रही है पाइप के थ्रू, दैट इज पाइप नेचुरल गैस, पीएनजी। बट दोनों में सेम ही गैस आ रही है। राइट, तो हाउस होल्ड में, रूरल हाउस होल्ड, वहां पे तो पाइप का नेटवर्क नहीं है, तो वहां पे तो ये कनेक्शन सिलेंडर से ही देना पड़ेगा। कनेक्शन देने का मतलब कि वो जो हाउस होल्ड है, वो जो फैमिली है या वो जो घर है, उस घर में अब गैस का सिलेंडर रेगुलरली जाता रहेगा। एक सिलेंडर की गैस खत्म हो जाएगी तो उसकी जगह पे फिर दूसरा सिलेंडर आ जाएगा। तो वो कनेक्टेड हो गया, गैस के नेटवर्क से कनेक्टेड हो गया। ऐसा कनेक्शन नहीं जैसा पाइप के थ्रू है, बट इट इज कनेक्टेड कि वहां पे रेगुलरली गैस का कनेक्शन सप्लाई दिया जाता रहेगा। राइट, सो दैट इज हाउ this scheme has helped so many households in 7 years. ठीक है, okay. So next is, which scheme was launched for providing loans to small businesses? तो स्पेसिफिकली फॉर स्मॉल बिजनेसेस, अगर वो ग्रो करना चाहते हैं, तो एवरी एवरी बिजनेस पर्सन और एवरी बिजनेस वुड वांट टू ग्रो। तो अब ग्रो करने के लिए ऑफ कोर्स सबसे पहले क्या चाहिए, पैसा चाहिए। आपका बिजनेस तो चल रहा है बट एक सर्टेन लेवल पे है, अगर आपको उसको नेक्स्ट लेवल ले जाना है तो उतना रिसोर्सेज चाहिए होंगे, तो उसके लिए मनी चाहिए। राइट, सो आप में से काफी लोग बोल रहे हैं बी, पीएम जनधन योजना। जनधन योजना इज नॉट द करेक्ट आंसर, आंसर इज ए, पीएम मुद्रा योजना। राइट, जनधन योजना बड़ा फेमस योजना है। इसके लिए शायद आपको जब भी कोई पैसे वाली योजना की बात आती है तो आप जनधन योजना ही बोलते हैं, बट इट इज नॉट द केस। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पीएम मुद्रा योजना। स्टैंड अप इंडिया थोड़ा सा डिफरेंट है सुजल। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या डिफरेंस है दोनों में। तो इसका आंसर है पीएम मुद्रा योजना। पीएम मुद्रा योजना में ये फैसिलिटी दी गई है कि कोई भी छोटा बिजनेस है वो अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए बैंक से जाके लोन ले सकता है। राइट, तो जो लोन का अमाउंट होगा वो 10 लाख रुपीज तक का होगा। तो कोई भी स्मॉल बिजनेस के लिए इतना अमाउंट काफी ज्यादा है। तो ये अमाउंट लेके वो अपना इन्वेंट्री बढ़ा सकते हैं, अपने शॉप का साइज इंक्रीज कर सकते हैं, काफी कुछ कर सकते हैं।
फाइन। सो दिस इज पीएम मुद्रा योजना। अच्छा, अभी इसमें एक चीज और लिखी हुई थी ऊपर, एक ऑप्शन था स्टैंड अप इंडिया। राइट, स्टैंड अप इंडिया थोड़ा डिफरेंट है। स्टैंड अप इंडिया में भी लोन दिया जाता है, बिजनेस के लिए ही लोन दिया जाता है, बट नाउ दिस लोन इज गिवन टू पीपल जो एक बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, जो आप SC ST कम्युनिटी बोलते हैं, राइट, या ट्राइबल कम्युनिटी बोलते हैं। तो ये जो कम्युनिटीज हैं, ये बहुत बैकवर्ड क्लासेस होते हैं, इन लोग का जो फाइनेंशियल स्टेटस होता है वो बहुत ही वीक होता है। तो ये लोग स्टैंड कर पाए मतलब ये लोग फाइनेंशियली थोड़े स्ट्रांग हो पाए। तो स्पेसिफिकली इस पर्पस से स्टैंड अप इंडिया स्कीम लॉन्च की गई थी। ठीक है। तो पीएम मुद्रा योजना में तो कोई भी स्मॉल बिजनेस लोन ले सकता है, स्टैंड अप इंडिया में एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लोग ही लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस। हाँ, तो ये जो मैं अभी बता रहा था वो आंसर अब यहाँ पे आ गया। ठीक है। तो ऐसी कम्युनिटीज हमारे सोसाइटी के जो फाइनेंशियली बहुत बैकवर्ड हैं और जिनको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की जरूरत है गवर्नमेंट से, सिर्फ उनको सपोर्ट करने के लिए ये पीएम स्टैंड अप इंडिया स्कीम लॉन्च की गई थी। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी। ठीक है, सो आंसर इज स्टैंड अप इंडिया। डिफरेंस समझ आया ना दोनों में, स्टैंड अप इंडिया में एंड पीएम मुद्रा योजना में? ये क्लियर है सभी को? बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, दोनों ही लोन स्कीम्स हैं, बट लोन किसको दिया जा रहा है वहां पे डिफरेंस है। हाँ, ये बताइए। फाइनेंशियल इंक्लूजन। हम्म, ये ठीक है। कन्नू एंड कश्मीर, ये ऑप्शन हैं तो। जशांक। तो द आंसर इज बी। ये है वो फेमस स्कीम, राइट, जनधन योजना। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या? कि लोग पैसे तो कमा रहे हैं, बट उनका उनके पास कोई फाइनेंशियल मतलब कोई बैंक अकाउंट नहीं है जिसके थ्रू वो कनेक्टेड हो सके, क्योंकि अभी आज के टाइम पे आप देख रहे हो कि यू कैन सर्वाइव फॉर अ ईयर विदाउट कैश। ठीक है। इनफैक्ट मेट्रोज में जो लोग जॉब वगैरह करते हैं वो लोग तो कैश का मुंह देखे हुए उनको सालों साल हो जाते हैं, क्योंकि सारा पेमेंट आना जाना सब कुछ मोबाइल से ही हो जाता है। तो वो लोगों ने अब तो वॉलेट रखना छोड़ दिया है। राइट, वी हैव फ्रेंड्स जो मेट्रोज में है, मुंबई, बेंगलोर, ये सब सिटीज में है। तो वो तो जब हमारे पास कैश देखते हैं तो उनको लगता है कि यार ये पैसे ऐसे भी होते हैं। तो उन्होंने कैश ऑलमोस्ट देखना ही बंद कर दिया है। तो नाउ दिस इज पॉसिबल बिकॉज सभी के अकाउंट कनेक्टेड हैं, जो बायर है उसका भी अकाउंट कनेक्टेड है, जो सेलर है उसका भी अकाउंट कनेक्टेड है। तो ये सब मेट्रोज में और बिगर सिटीज में तो पॉसिबल है, बट जो विलेजेस हैं वहां पे ये फैसिलिटी नहीं थी। राइट, ये इंटरनेट तो था ही नहीं, बट ये फैसिलिटी भी नहीं थी कि लोगों के पास बैंक अकाउंट हो। कनेक्शन की बात तो बाद में आएगी, कि अब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकें, वो तो बहुत बात की बात है, पहले अकाउंट तो हो। राइट, तो सबके पास अकाउंट हो, ये पर्पस से ये स्कीम लॉन्च की गई थी, पीएम जनधन योजना। राइट, कि इफ एवरीबडी इज कनेक्टेड टू अ बैंक अकाउंट देन थिंग्स विल बी मच मोर इजियर। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल की सारे ट्रांजैक्शंस बहुत इजीली स्मूथली हो जाते हैं, वो तो एक एस्पेक्ट है इसका। ठीक है। बट जो बहुत पुअर सोसाइटी के लोग हैं जिनको उतने ज़्यादा ट्रांजैक्शन या उतने ज़्यादा पेमेंट्स नहीं करने हैं, इनफैक्ट उनको पेमेंट मिलता है, गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स का पैसा उनके अकाउंट में डाल देती है। राइट, पहले ये जो मनी था, या पहले ये जो वेलफेयर स्कीम्स थी, जैसे गवर्नमेंट बहुत सारे लोगों को अनाज भी देती है, राइट, फूड ग्रेन देती है, राइस एंड फूड ग्रेन, ये सारी चीजें हर महीने दी जाती है, सॉल्ट, शुगर, ये सब दिया जाता है, जो नेसेसरी चीजें हैं खाने पीने के लिए। तो पहले क्या होता था कि एक मिडिल मैन होता था, वो मिडिल मैन के पास तक ये सारी चीजें आ जाती थी। फिर
जिन लोगों को ये स्कीम का एडवांटेज लेना है वो उस मिडिल मैन के पास जाते थे, तो उनको 1 रुपए 2 रुपए किलो में ये सारी स्कीम्स, ये सारी जो चीजें हैं वो मिल जाती थी। राइट, तो उसमें जो मिडिल मैन है वो बहुत उसमें धांधली किया करते थे। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, क्योंकि सभी के अकाउंट अब कनेक्टेड हैं, तो गवर्नमेंट डायरेक्टली इनके अकाउंट में ही पैसे डाल देती है कि ये पैसे रहे, अब आप जाके बाजार से ले लो। राइट, नॉर्मल रेट्स पे ही ले लो, क्योंकि पैसे ही हमने हमने आपको दे दिए। तो अब मार्केट से जो नॉर्मल रेट चल रहा है मार्केट में, अगर मान लो राइस 50 रुपीज के जी है, तो 50 रुपीज हमने आपके अकाउंट में डाल दिए। तो नाउ गो एंड बाय फ्रॉम द मार्केट, द मिडिल मैन का काम ही खत्म हो गया। सो दैट इज हाउ दिस connection, this Janadhan scheme has changed the way the benefits were given to the poor people of the country. हाँ, करप्शन इससे थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, तो मिडिल मैन रिमूव होने से करप्शन का लेवल काफी कम हो गया। समझ आ रहा है ना कैसे ये स्कीम ने एडवांटेज दिया है लोगों को? ठीक है। हम्म। तो पीएम जनधन योजना था इसका स्कीम का नाम। नाउ अदर फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स, तो जनधन योजना तो एक फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है ही। उसके अलावा मैंने थोड़े और एग्जांपल यहाँ पर डाले हैं जो फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स हैं, मीन्स जिससे लोगों को डायरेक्टली बेनिफिट पास ऑन किया जा सकता है। तो फर्स्ट इज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, तो जीवन बीमा है मीन्स लाइफ इंश्योरेंस। राइट, जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस होता है। तो इसमें क्या, नॉर्मली जब आप इंश्योरेंस परचेज करते हैं तो आपको हर साल उसका एक प्रीमियम पे करना होता है। फाइन। तो इसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट सभी का जो प्रीमियम है गवर्नमेंट खुद से पे करती है। ठीक है, तो जो बेनिफिशियरी है, जो इंसान जिसका इंश्योरेंस हुआ है, उसको प्रीमियम पे नहीं करना है, गवर्नमेंट उसके बिहाफ पे प्रीमियम पे करेगी। एंड 2 लाख रुपीज तक का उसका इंश्योरेंस हो जाएगा। राइट, इफ समथिंग हैपन्स टू दैट पर्सन, तो उसके फैमिली को 2 लाख रुपीज मिल जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज जीवन बीमा योजना। सिमिलरली देयर इज सुरक्षा बीमा योजना। तो जीवन बीमा एंड सुरक्षा बीमा में क्या डिफरेंस है? जीवन बीमा तो लाइफ इंश्योरेंस है, सुरक्षा बीमा आप समझ सकते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस जैसा है। राइट, तो यहाँ पे तो क्या होगा, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली को कुछ इंश्योरेंस के जो अमाउंट है वो मिलेंगे। यहाँ पे क्या है, अगर किसी का कुछ हेल्थ इशू हो जाता है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या कोई और बीमारी हो जाती है, तो उनका ट्रीटमेंट हो सकता है अंडर दिस स्कीम। ठीक है, तो इसके लिए भी प्रीमियम तो देना पड़ेगा, कोई भी इंश्योरेंस आप परचेज करते हैं उसका प्रीमियम तो देना पड़ता है। तो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो बेनिफिशियरी नहीं दे रहा, गवर्नमेंट दे रही है उसके बिहाफ पे। सो दैट इज हाउ पीपल कैन टेक एडवांटेजेस ऑफ दीज स्कीम्स। ठीक है, नाउ दिस नेक्स्ट इज पेंशन योजना। तो पेंशन क्या होता है? पेंशन इज नॉर्मल गवर्नमेंट सेक्टर में पेंशन का फैसिलिटी होता है कि 60-65 ईयर की एज तक लोग काम कर सकते हैं, उसके बाद रिटायरमेंट हो जाती है उनकी। राइट, अब रिटायर तो हो गए 65 की एज पे समझ लो, बट मेरी टोटल लाइफ तो समझ लो 85 है। तो जो नेक्स्ट 20 ईयर्स हैं उसमें मैं कैसे सरवाइव करूंगा? ठीक है, इस बात की गारंटी नहीं है कि अगर मेरे बच्चे हैं, अगर है भी तो वो मुझे साथ में रखेंगे, वैसा भी कोई गारंटी नहीं है। राइट, तो मैंने इतने साल काम किया है गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरे रिटायरमेंट के बाद भी, इवन दो आई एम नॉट वर्किंग एनी मोर, बट फिर भी वो मेरा ध्यान रखे इन माई ओल्ड एज। जब मैं प्रोडक्टिव नहीं हूँ तो आई एम जस्ट अ लाइबिलिटी, बट स्टिल मैंने इतने साल तो अपनी प्रोडक्टिविटी दी, इतना सारा तो इतने ईयर्स तो मैंने अपना टाइम दिया है। राइट, तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट पेंशन दे देती है। तो आपकी जो भी लास्ट डाउन सैलरी थी उसके कुछ रेशियो में आपको हर महीने पेंशन मिलती रहती है। तो ये तो हो गई गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की बात। बट अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो उनको क्या, वो क्या करेंगे? एक तो स्टेज आएगी जब वो काम नहीं कर पाएंगे, जब उनको घर में बैठना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में ये गवर्नमेंट ने पेंशन स्कीम लॉन्च की है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं हो, बट आप अभी से थोड़े थोड़े पैसे एक स्कीम में डालते जाओ। फिर जब आपका रिटायरमेंट हो जाएगा, व्हेन यू विल हैव टू सिट इन हाउस, तो आपको उस समय फिर ये जो आपने अभी से इन्वेस्ट किया है उसमें से ही कुछ पैसे मिलते रहेंगे फिर। राइट, तो आपका उस समय का खर्चा चलता रहेगा। तो ये होता है, तो ये कोई भी अवेल कर सकता है ये फैसिलिटी। एंड जो बहुत ही पुअर लोग हैं, जो ये
नहीं दे सकते पैसे, तो उनके बिहाफ पे गवर्नमेंट उनके अकाउंट में डालती है कि आपके लिए हम लोग ये आपके रिटायरमेंट के लिए पैसे डाल रहे हैं, जब आप रिटायर हो जाओ तो फिर आप ये पैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो दैट इज पेंशन योजना। समझ आ रही है? ठीक है, तो मंथली उन लोग को 1,000 या 2,000 या 3,000 रुपीज बेस्ड ऑन कि उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया था पहले, ये मिलते रहता है। ठीक है, सो दैट इज हाउ गवर्नमेंट runs a lot of welfare schemes. So what is Mission Life about? कंपनी के सीटीसी में, हाँ सीटीसी में थोड़ा प्रपोर्शन रहता है। वो एग्जैक्टली उसका क्या नाम है वो मैं भूल गया, बट हाँ उसमें एक पार्ट रहता है जो आपके पीएफ बोलते हैं, शायद प्रोविडेंट फंड में चला जाता है। हम्म। सो व्हाट इज मिशन लाइफ अबाउट? एनीवन? तो मिशन लाइफ इज अबाउट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। हाँ, ये क्या हो रहा है? ये एक सेकंड रुको ना, कुछ इशू आ रहा है, ढंग से चल नहीं रही है स्क्रीन। अभी ठीक है। राइट, सो व्हाट इज मिशन लाइफ? तो मिशन लाइफ इज अबाउट प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। राइट, तो 2021 में एक UNFCCC COP26, तो ये बहुत बड़ा नाम है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। 21 में ये हुआ था। अभी जो लास्ट है वो 24 में हुआ था, नवंबर 24 में भी ये इसका एक सेशन हुआ था। राइट, दैट वाज COP28। ठीक है, तो इसमें होता क्या है? UNFCC का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशंस, ये तो हम सभी जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज जो अब हो रहा है, इट इज विजिबल फॉर एवरीवन टू सी। तो ये क्लाइमेट चेंज को हम लोग कंट्रोल कर पाए, अब हो तो चुका है, ज्यादा और क्लाइमेट चेंज ना हो, तो उसको हम कंट्रोल कर पाए, इसके लिए यूनाइटेड नेशन ने एक फ्रेमवर्क बनाया है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि सारे कंट्रीज आए, वहां पे डिस्कस करें कि क्या हम कर सकते हैं सो दैट द एनवायरमेंट कैन बी प्रोटेक्टेड। तो उसका डिस्कशन वहां पे वो लोग करते हैं। तो बहुत सारे कंट्रीज वहां पे प्लेज करते हैं कि हम लोग एनवायरमेंट प्रोटेक्शन करने के लिए हमारी तरफ से ये स्टेप्स लेंगे। ठीक है, तो मैनी कंट्रीज टेक दिस प्लेज। तो ऐसा ही एक प्लेज इंडिया ने भी वहां पे लिया था इन दिस कन्वेंशन ऑफ 21। राइट, तो व्हाट वाज द प्लेज? इट वाज दैट वी विल लॉन्च मिशन लाइफ हमारे इन इन आवर कंट्री। तो मिशन लाइफ का मतलब क्या है? एज यू कैन सी यहाँ पे जो लाइफ है उसमें एल कैपिटल है, एफ एंड ई कैपिटल है, आई इज स्मॉल। राइट, तो इट मीन्स कि इट स्टैंड्स फॉर समथिंग, ये एक एक्रोनिम है। तो मिशन लाइफ का मीनिंग है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ठीक है,
तो LI मीन्स लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, तो इसका मतलब ये कि हम हमारे कंट्री में ऐसा प्रमोशन करेंगे कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। तो लाइफस्टाइल एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग बहुत ज्यादा प्लास्टिक जनरेट ना करें, मार्केट जाएं तो हम लोग प्लास्टिक के बैग्स में सामान ना लाएं, राइट। हम लोग ट्रैवल करें तो जितना पॉसिबल हो उतना हम लोग ट्राई करें कि व्हीकल्स ना लेके जाएं, ठीक है, वॉक करें या साइकिल यूज करें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। सो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट हम लोग ये प्रमोट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम में, एज वी कैन सी कि इन्वायरमेंट हैज स्टार्टेड शोइंग चेंजेस। जो वेदर पैटर्न है वो भी चेंज होने लग गया है, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये मिशन लाइफ वाज लॉन्च्ड, ठीक है। तो जो लेटेस्ट हुआ है अभी पिछले साल 24 में, दैट वाज COP29 एंड इट हैपेंड इन अजरबैजान बाकू, ठीक है। तो इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि बाकू का जो कन्वेंशन था इसमें क्या क्या चैलेंजेस आए थे, क्या इश्यूज थे। तो आप सिंपली इतना समझ सकते हैं कि ये जो COP मीट्स जो होती है, COP का मतलब है कन्वेंशन ऑफ पार्टीज, कन्वेंशन ऑफ पार्टीज। तो पार्टीज कौन है? वो सारे कंट्रीज जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऑल ऑफ देम आर पार्टीज, राइट। तो अब आप ये जो पार्टीज हैं, ये जो कंट्रीज हैं, इनको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। एक होते हैं डेवलप्ड कंट्रीज और दूसरे होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलप्ड कंट्रीज में मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज आ गए, USA आ गया, राइट। डेवलपिंग कंट्रीज में साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज आ गए, जैसे इंडिया है, राइट। एंड देन देर आर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जो अफ्रीका के कंट्रीज होते हैं मोस्टली, क्लियर। तो ये जब भी कन्वेंशन होती है तो पूरा कन्वेंशन ये दो पार्ट्स में स्प्लिट होता है। डेवलप्ड कंट्रीज दे हैव वन पॉइंट, डेवलपिंग कंट्रीज दे हैव अनदर पॉइंट। तो अब पॉइंट ये है पूरे जो भी डिस्कशन है इसका कि ये जो एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं इसका रीजन क्या है, या ये जो ग्रीन हाउस गैसेज इतने सारे एमिट हुए ओवर द इयर्स इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, वो किसने एमिट किए। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब 1850s में स्टार्ट हुआ था तो उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज में था और USA में था, और तो कहीं था नहीं, राइट। सो डेवलपिंग कंट्रीज से कि आप लोग ने इतने साल इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, अपनी इकोनॉमी को ग्रो किया, और आपने ही ये पूरे वर्ल्ड में ये सो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इसको स्प्रेड किया, इसको फैलाया, तो यू आर द कल्प्रिट्स। तो अभी जब हमारा डेवलप करने का चांस है, हम लोग हमारी इकोनॉमी डेवलप करना चाहते हैं बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो आप लोग हमें इंडस्ट्रियलाइज करने नहीं दे रहे हो। आप हमको बोल रहे हो कि इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करो, इंडस्ट्रीज मत लगाओ। आपने तो कर लिया, आपने अपने अपने आप डेवलप्ड कंट्री बन के बैठ गए, हम अभी भी डेवलपिंग है और अब हमें डेवलप होने भी नहीं दिया जा रहा। अब ये इन्वायरमेंट का हमारे ऊपर ये थोपा जा रहा है, इसको बचाओ, राइट। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज का आर्ग्यूमेंट है। तो डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं ठीक है हम मानते हैं, तो इसके लिए हम लोग, आप इंडस्ट्रीज मत लगाओ, तो उसका जो लॉस होगा आपकी इकोनॉमी को वो हम कॉम्पनसेट कर देंगे, हम लोग पैसे दे देंगे, राइट। बट आप इंडस्ट्रीज मत लगाओ, और हमें हमें मत बोलो कि हमारी इंडस्ट्रीज हम हटा दें, ये भी मत बोलो। हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज कर रही है काम उनको रहने दो, हमें ये मत बोलना कि हम हमारी इंडस्ट्रीज निकाल दें, आप नई मत लगाओ और उसके अगेंस्ट आप हमसे पैसे ले लो। तो डेवलपिंग कंट्रीज बोलते हैं ठीक है पैसे दो, फिर इतने पैसे दो। वो बोलते हैं इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं। जैसे इस बार इन्होंने बोला $1.5 ट्रिलियन चाहिए, ये लोग बोले हम $300 बिलियन देंगे, राइट। तो यहाँ पे जाके सारे डिस्कशंस सब ब्रेक डाउन हो गए, ठीक है। तो दैट इज हाउ ये सब पॉलिटिक्स चलता रहता है। तो नो वन इज स्टिल थिंकिंग अबाउट द एनवायरमेंट। समझ आया? तो ये अजरबैजान की जो कन्वेंशन थी इस पे, इसमें एग्जैक्टली exactly क्या हुआ था, व्हाट वर द इश्यूज एंड हाउ वाज इट अ फेलियर, तो ये इस पे एक वीडियो है मेरा, तो वो आप देख सकते हैं। जो मैंने अभी बताया है मोरलेस वही है, थोड़ा डिटेल में होगा बस, ठीक है। सो व्हाट डज PV स्टैंड फॉर इन PM PVTG मिशन? तो PVTG मिशन एक और स्कीम है, तो किसी को अगर पता है PVTG मिशन क्या है?
बी पब्लिक विकास। हम्म। ठीक है शिव, ठीक है अक्षता। सो पीवीटीजी, पीएम तो मतलब आपको पता ही है, प्राइम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री। तो पीवीटीजी इज पार्टिकुलरली वल्नरेबल, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, राइट। तो पीवीटीजी ये है। तो पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का मतलब क्या है? हमारी कंट्री में बहुत सारे रीजन्स में ट्राइबल्स अभी भी रहते हैं, राइट। दे आर नॉट इन कांटेक्ट विद द मॉडर्न पॉपुलेशन। तो ऐसे भी ग्रुप्स हैं जिन्होंने आज तक कपड़े भी नहीं पहने, कपड़े भी नहीं पहने, मॉडर्न पॉपुलेशन को अभी तक अपने पास नहीं आने देते हैं। तो ऐसे भी ट्राइबल ग्रुप्स है। तो भले उनको ये भी नहीं पता कि आज गवर्नमेंट, आज देश में बीजेपी की सरकार है, देश में कोई सरकार भी है। तो इनफैक्ट उनको ये भी नहीं पता कि हम किसी देश में रहते हैं, बस उनका वो जंगल है, बस उसके वो लोग सिटीजन्स हैं, बस उतना ही है उनके लिए, राइट। ये तो हम लोग हैं, हम लोग बोलते हैं कि वो हमारे सिटीजन्स हैं, उनके हिसाब से वो कहीं के सिटीजन्स नहीं है। दे डोंट इवन नो कि इंडिया के पार्ट हैं वो लोग। ऐसे भी ट्राइबल ग्रुप्स है, बट बिकॉज वी कंसिडर देम कि वो इंडिया के पार्ट है, तो उनका प्रोटेक्शन भी इंडियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, राइट। सो दैट इज वाई ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स की प्रोटेक्शन के लिए। नहीं, ये वर्षा जी के बुक पे नहीं है। ठीक है। तो ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स के प्रोटेक्शन के लिए और उनको थोड़ी फैसिलिटीज देने के लिए, सो दैट दे कैन कम इन मेन स्ट्रीम अगर वो चाहें तो उसके लिए पीवीटीजी मिशन लॉन्च किया गया है। यहाँ पे मैंने जो ये फोटो डाली है, ये अंडमान एंड निकोबार की एक ट्राइब है, राइट। एंड द नेम ऑफ दिस ट्राइब इज सेंटिनलीज, सेंटिनलीज, राइट। तो ये लोग अभी भी मॉडर्न फैसिलिटीज से कोसों दूर है। मतलब ये लोग अभी भी नेकेड रहते हैं, अभी भी ये लोग बो एंड एरो यूज करते हैं, राइट। एंड दे डू नॉट अलाउ एनीवन टू कम टुवर्ड्स देम। तो अराउंड 2016 या 17 में एक यूएस मिशनरी था, ही सेड कि मैं इन सभी से मिलूंगा और इन सभी को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दूंगा, right? So he approached them in Andaman and Nicobar, so they simply killed him कि हमारे पास मत आओ। उन्होंने अपनी लैंग्वेज में कुछ बोला था उसको, विच nobody could understand, and then when he came closer तो उसको फिर उन्होंने बो एंड एरो से मार दिया, राइट। तो गवर्नमेंट उनको ये प्रोटेक्शन देती है कि इवन व्हेन दे किल्ड अ पर्सन, तो भी गवर्नमेंट ने इनको कुछ नहीं किया, बिकॉज दैट पर्सन वाज एट फॉल्ट। ठीक है। तो इनके पास किसी का भी जाना अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट ने इसको परमिशन नहीं दी किसी को भी कि इनके पास जाए, राइट। तो ऐसा है। तो इनको कोई फैसिलिटीज वगैरह भी गवर्नमेंट नहीं देती है, बिकॉज दे डोंट वांट एनी। बट ऐसे और भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो थोड़े बहुत मेन स्ट्रीम में आए हैं, जिनको और मेन स्ट्रीम में आना है, तो उनके हेल्प के लिए गवर्नमेंट ये पीवीटीजी मिशन लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने। ठीक है। तो इसमें जो बाकी डिटेल्स हैं वो आप पढ़ लेंगे, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। A scheme that was aimed at promoting every single district of India। मतलब ऐसा स्कीम था कि ये अगर लॉन्च हो जाए तो हर एक इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट को थोड़ा एडवांटेज होगा। 'So the answer is A, ODOP। The full form is one district, one product, right? तो द आइडिया वाज कि वो डिस्ट्रिक्ट के जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या कलेक्टर है, वो अपने डिस्ट्रिक्ट का एक यूनिक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करें, और उस प्रोडक्ट को किस तरीके से बाकी कंट्री में और बाहर प्रमोट करना है, उसको सेल करना है, इस पे वर्क करना स्टार्ट करें, राइट। तो फॉर एग्जांपल मैक्सिमम हम लोग सूरत से हैं, तो सूरत का जो एक यूनिक प्रोडक्ट है, दो है, टेक्सटाइल है यहाँ का और डायमंड है।
तो सूरत का जो मेयर हो, सूरत का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा सूरत डिस्ट्रिक्ट का, सो ही कैन से कि हम हमारे यहाँ से डायमंड एंड टेक्सटाइल्स ये दो चीजें वर्ल्ड ओवर प्रमोट करेंगे, तो ये तो इजी है, राइट। बट देयर वुड बी सम डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा कि यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट है जो इस डिस्ट्रिक्ट की स्पेशलिटी है, राइट। तो वैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट को एक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना था एंड दे हैव टू देन प्रमोट इट। तो इस तरीके से उस डिस्ट्रिक्ट का जो भी स्पेशलिटी है वो बाकी सबके सामने आएगा। तो देर इज अ कंप्लीट लिस्ट। तो दिस स्कीम वाज लॉन्च इन 2018। पहले इसको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने स्टेट में लॉन्च किया था, बट व्हेन दिस स्कीम वाज सक्सेसफुल तो इसको फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाकी पूरे कंट्री के लिए भी एप्लीकेबल कर दिया, राइट। तो इस तरीके से भी होता है कि एक स्टेट की कोई स्कीम है जो बहुत अच्छा काम करती है तो उसको बाकी स्टेट्स भी अडॉप्ट कर लेते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी अडॉप्ट कर लेती है। ये स्कीम अच्छी है तो हम लोग भी बाकी जगह पे भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है। तो द आइडिया इज एटलीस्ट वन प्रोडक्ट। इट इज नॉट एग्जैक्टली वन प्रोडक्ट, देयर इज एटलीस्ट वन प्रोडक्ट। तो एटलीस्ट वन एंड एट मोस्ट तो कितने भी हो सकते हैं। अगर एक डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा प्रोडक्ट्स का पोटेंशियल है तो वाई नॉट, आप सारे प्रोडक्ट्स सेल करो बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ये पूरी लिस्ट का एक स्क्रीनशॉट डाला है। तो बहुत लंबी लिस्ट है, 356 नंबर इसमें शो हो रहा है, 383 नंबर शो हो रहा है। तो वाई डिड आई डू दिस, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो गुजरात के हैं, इसमें सूरत भी है। तो सूरत के 3 प्रोडक्ट्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। फर्स्ट इज जेम्स एंड ज्वेलरी, सेकंड इज जरी एंड जरदोजी और टेक्सटाइल का हो गया, एंड थर्ड इज सडेली, ठीक है। सडेली क्या होता है, किसी को पता है? नहीं। ठीक है, तो ये आप सर्च करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए कि सूरत में एक स्पेशल प्रोडक्ट है ज्वेलरी एंड टेक्सटाइल, तो सभी को पता है। सदेली क्या होता है ये आप लोग सर्च करेंगे, ठीक है। बाकी जो हमारे आसपास के डिस्ट्रिक्ट है, मोरबी का नाम सभी ने सुना होगा। मोरबी इज वेरी फेमस फॉर इट्स सेरामिक टाइल्स। तो वहाँ का ये टाइल्स हम लोग पूरे वर्ल्ड में प्रमोट करेंगे, वैसा है, ठीक है। सो दैट वाज ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है, समझ आ गया। The largest scheme for the recent years to improve the infrastructure of the country, of the recent years। तो अभी पिछले 4-5 साल में एक स्कीम ऐसी लॉन्च की गई है जिससे कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो सॉरी, सो द आंसर इज PM गति शक्ति स्कीम। इट इज नॉट द स्मार्ट सिटीज मिशन। स्मार्ट सिटीज मिशन क्या है, पहले तो मैं वो बता देता हूँ। स्मार्ट सिटीज मिशन सिर्फ ये है कि इंडिया के 100 सिटीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा, 100 सिटीज, और उन सिटीज को स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट किया जाएगा, राइट। तो इससे तो कंट्री के सिर्फ वो 100 सिटीज का ही इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है। दैट कैन नॉट बी सेड कि इससे पूरे कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा। 100 सिटीज तो इतने बड़े कंट्री में कुछ नहीं है, समझ आ रहा है, right? So when we talk about the infrastructure of the country, then it has to be something big. तो ये स्मार्ट सिटीज मिशन तो नहीं हो सकता। तो इससे तो सिटी के अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, सिटी के आजू बाजू का भी शायद थोड़ा बहुत हो जाए, बट नॉट मोर देन दैट, ठीक है। तो आंसर इज PM गति शक्ति स्कीम। तो ये एग्जैक्टली क्या है? तो बेसिकली ये गति शक्ति स्कीम एम करती है कि हमारे कंट्री से अगर कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट करनी है और हमें बाहर भेजनी है, या बाहर से कोई चीज अंदर भी इंपोर्ट करनी है, तो उसका जो बहुत ज्यादा टाइम है वो प्रोडक्ट का या वो आर्टिकल का, वो बहुत ज्यादा टाइम ट्रांसपोर्टेशन में जाता है, ठीक है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का लॉस है या ट्रांसपोर्टेशन का जो टाइम है,
वो रिड्यूस हो जाए, वो कम हो पाए, इसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना है। समझ आ रहे हैं? सो वी वांट टू रिड्यूस दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो उसके लिए वी वुड वांट कि हमारे हाईवेज जो है वो बहुत अच्छे हो, हमारा रेलवेज है वो बहुत अच्छा हो। एक कोई आइटम अगर रेल में पड़ा है, कोई गुड्स ट्रेन में पड़ा है, तो गुड्स ट्रेन ऐसे खड़ी है 4 दिन बिना बच के, ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट? तो वंस इट इज ऑन द रोड, तो ये बहुत स्पीड में जहां तक इसको पहुंचना है वहां तक पहुंच जाए। राइट? रास्ते में कहीं रुके नहीं हमारा सामान। दैट इज व्हाट इज द एम। क्लियर है बात? तो एम हमारा ऐसा है कि कहीं पे भी कोई हर्डल्स नहीं आए, कहीं पे रोड ब्लॉक्स नहीं हो, कहीं पे ट्रेन का ट्रैफिक जाम नहीं हो, तो ये सब चीजें ना हो। तो अगर इसको हमें एक जगह से निकाल के इसको एक पोर्ट तक पहुंचाना है, तो बीच का जो ट्रांजिट है, रोड पे है या ट्रेन से है, वो ट्रांजिट बहुत स्मूथ हो, कहीं पे भी कोई वेस्टेज ऑफ टाइम ना हो। राइट? क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे होंगे जो टाइम, जिनके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल जो फूड आइटम्स है, फॉर एग्जाम्पल किसी को बनाना एक्सपोर्ट करना है, तो अगर बनाना, कच्चा बनाना हमने रख दिया एक ट्रेन में, और वो ट्रेन खड़ी हो गई 5 दिन के लिए आगे जाके, क्योंकि आगे रास्ता बंद था, तो ऐसे में तो सारा बनाना खराब हो जाएगा। ठीक है? तो वो सारी चीजें हमें हटानी है। तो इसके लिए बहुत ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट चाहिए होगा। दैट इज वाई दिस पीएम गति शक्ति स्कीम वाज लॉन्च्ड। ठीक है? कोई डाउट है? तो इसमें 100 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स इस स्कीम के अंदर अनाउंस किए जाएंगे। अच्छा, ये सब जो स्कीम्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब अब ये अभी आप पढ़ोगे तो 2-4 दिन बाद बजट है। 2-4 दिन नहीं, शायद 2 दिन बाद ही बजट है। राइट? 1 फेब को, अगर उस दिन सैटरडे नहीं हो तो बजट में भी बहुत सारा जो डिस्कशन होता है वो इन सब स्कीम्स पे होता है कि हम लोग इतने पैसे ये स्कीम के लिए रखने वाले हैं, ये इतना अमाउंट इस स्कीम के लिए रखने वाले हैं। तो अगर आपको थोड़ा स्कीम्स का आइडिया होगा तो बजट को समझने में भी थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगा। राइट? अभी 2-4 दिन में बजट है, तो बजट जब होगा तो उसके बाद भी हम लोग एक सेशन रखेंगे टू अंडरस्टैंड द बजट। बट ये स्कीम्स अगर हम पहले से पढ़ लेंगे तो बजट समझना इजी हो जाएगा। ठीक है? तो गति शक्ति स्कीम का पर्पस क्या है, समझ आ गया? तो बताइए, विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम? हम्म, ठीक है अक्षता, कहाँ शिव, सही है। ठीक है, सो द आंसर इज PMJAY, पीएम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो आरोग्य का मतलब यही होता है, आरोग्य मतलब हेल्थ। राइट? तो यू कैन कनेक्ट विद दिस वर्ड ऑल्सो, आरोग्य मीन्स हेल्थ। तो पीएम जन आरोग्य योजना, तो इस स्कीम में क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस हम लोग लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वी हैव टू पे प्रीमियम एवरी ईयर। एंड जो भी अमाउंट का इंश्योरेंस हमने लिया हुआ है, अगर उतना अमाउंट तक हमारा हॉस्पिटल का बिल है, मान लो हमें कोई फिर बड़ी बीमारी हो गई जिसके लिए हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, राइट? तो अगर मेरा हेल्थ इंश्योरेंस है, तो वो हॉस्पिटल का जो बिल है वो इंश्योरेंस कंपनी ही पे करेगी। आई विल नॉट हैव टू बियर दैट कॉस्ट। तो उससे उस समय हेल्प हो जाएगी हमारी। अगर बहुत बड़ा बिल बन गया, मान लो 10-15 लाख का, तो उससे कुछ कई फैमिलीज हैं जिनका बजट हिल जाएगा इतने अमाउंट से, तो अगर उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो वो हेल्प हो जाएगी। राइट? बट गवर्नमेंट ने क्या किया, अब ये सब लोग ये फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 10-15 लाख का आपको हेल्थ इंश्योरेंस कराना है तो उसके लिए जो प्रीमियम भी देना पड़ता है हर साल, उसका अमाउंट भी सिग्निफिकेंटली हाई होगा, जो सारे फैमिलीज अफोर्ड नहीं कर सकते।
तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी फैमिलीज हैं जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस बोल के कुछ होता ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने अब ये नई हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम अनाउंस की है, जिसमें क्या होगा कि 70 ईयर्स के ऊपर वाले जितने भी सिटीजन्स हैं उनको तो विदाउट एनी पेपर वर्क डायरेक्टली ये स्कीम, ये एडवांटेज मिल जाएगा। राइट। तो क्या एडवांटेज है कि अप टू 5 lakhs पर फैमिली पर ईयर, 5 लाख रुपीज तक का जो इंश्योरेंस है उनको 1 साल के लिए मिलेगा। ठीक है। तो अगर 5 लाख, अगर कोई 70 प्लस ईयर का इंसान है तो उनको डायरेक्टली ये बेनिफिट मिल जाएगा। दे डोंट हैव टू शो एनी पेपर्स कि उनकी इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है। उससे कम के अगर पर्सन है तो उनको अपना इनकम डॉक्यूमेंट्स शो करने पड़ेंगे, एंड इफ दे कुड प्रूव कि वो खुद प्रीमियम पे करने की हालत में नहीं है तो वो लोग भी ये स्कीम का एडवांटेज ले सकते हैं। ठीक है। बट 70 ईयर्स के ऊपर वाले लोग तो इवन इफ दे आर वेरी वेल टू डू दे कैन स्टिल टेक द एडवांटेज ऑफ दिस स्कीम। ठीक है। तो आयुष्मान भारत नाम शायद आपने सुना हो, आयुष्मान कार्ड्स बनते हैं। आयुष्मान कार्ड जो है वो इसी स्कीम के अंडर आते हैं। तो जिसने भी आयुष्मान कार्ड बनाया है उन लोग के पास ये एडवांटेज है कि वो कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट हो जो आयुष्मान स्कीम के अंदर आते हैं, और वहां पे जो भी बिल आता है वो बिल फिर गवर्नमेंट पे करेगी। 5 लाख तक का अगर बिल है तो, उसके ऊपर का है तो फिर एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ रहा है। तो PMJAY जन आरोग्य योजना, और इसका दूसरा नाम है आयुष्मान भारत स्कीम। ठीक है। तो ये सारी जो ये सब जो स्कीम्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ऑल दी स्कीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेनिफिशियल टू द जनरल पब्लिक। ठीक है, तो बड़े फेमस स्कीम्स हैं ये सारे। व्हाट डज DC स्टैंड फॉर इन द गवर्नमेंट बैक प्लेटफॉर्म, ONDC? यस, यस प्रजी, आई विल शेयर द स्लाइड्स। ठीक है शेयर। सो ONDC इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। राइट। सो दिस इज ONDC। तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट का एक प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आप बोल सकते हैं, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर प्लेटफॉर्म्स जो Amazon या फ्लिपकार्ट ये सब आप देखते हैं उनसे काफी अलग है। ठीक है। तो हाउ इज इट डिफरेंट? तो इस प्लेटफॉर्म पे आप सेलर एंड बायर दोनों ही रजिस्टर कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे आप जितने भी वैरायटी के प्रोडक्ट्स आप देखना चाहें वो देख सकते हैं। राइट। जिस भी लैंग्वेज में आप देखना चाहें उस लैंग्वेज में आप देख सकते हैं। तो एज वी कैन सी, मैंने इसमें ONDC का जो प्लेटफॉर्म है उसके स्क्रीनशॉट्स ही डाले हैं। तो सारे ड्रॉप डाउन मेनू से आप अपनी लैंग्वेज, अपनी जो कंफर्टेबल लैंग्वेज है वो आप चूज कर सकते हैं। राइट। एंड देन यू कैन मेक योर अकाउंट। अगर आपको सेल करना है यहाँ पे कुछ तो यू कैन सेल, अगर आपको बाय करना है यहाँ से तो यू कैन मेक एन अकाउंट टू बाय। राइट। तो इस एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको हर एक टाइप के बायर्स और हर एक प्रोडक्ट के सेलर्स मिल जाएंगे। फाइन। Amazon है या फ्लिपकार्ट है उसमें आपको बहुत पेपर वर्किंग होती है, इसमें भी पेपर वर्किंग होगी, बट यहाँ पे आपको लिमिट नहीं है, आप कितने भी बायर्स और कितने भी सेलर्स इधर रजिस्टर कर सकते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे सेल कर सकते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से बाय कर सकते हैं। राइट। तो इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि ऐसे एरियाज में ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करना जहाँ पे अभी भी ये जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, Amazon है या फ्लिपकार्ट है, ये लोग नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं सर्विसेज। ठीक है। तो अगर कोई सेलर है जो बहुत रिमोट कोई विलेज में बैठा है, तो अगर उसको भी सेल करना है, वो लैंग्वेज बैरियर्स की वजह से Amazon पे फ्लिपकार्ट पे सेल नहीं कर पा रहा, तो वो भी इस प्लेटफॉर्म को यूज करके अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में जाके अपना प्रोडक्ट सेल कर सकता है। ठीक है।
तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो इंडियन सिटीजन के हिसाब से बहुत बेनिफिशियल है। हम लोग क्योंकि सिटी में रहते हैं तो हमें शायद ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लग रही हो, बट इफ यू थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ पर्सन जो एक गांव में रहता है, जिसको शायद इंग्लिश नहीं आती, अपनी नेटिव लैंग्वेज आती है, वो जो भी हो सकती है इनमें से, तो उसके लिए ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है कि उसको उसी के लैंग्वेज में एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है ऑन विच दैट पर्सन कैन सेल। ठीक है। हम्म। फेम। समझ आ रहा है क्या किसी को? सो फेम इज फैब्रिक एक्सपोर्ट नहीं। फेम इज, फेम में जो फेम स्कीम इज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। द फुल फॉर्म इज फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो ई इज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है। सो द स्कीम वाज लॉन्च इन 2015। तो 2015 में ऐसा डिसाइड किया गया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम प्रमोट करेंगे, एंड नाउ वी आर एट 2025। तो एज वी कैन सी कि जो 10 ईयर्स हैं इसमें जो स्कीम के जो एम्स थे या जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो मोर और लेस फुलफिल हुए हैं, राइट। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? द गवर्नमेंट हैज स्टेटेड दैट इट इंटेंड्स टू ग्रो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स in India to capture the market of 30% in private cars। तो एज वी कैन सी आज अगर आप रोड पे निकलो तो आपको हर 10 में से 3 कार्स ईवीज मिल जाएगी, 3 नहीं तो 2 तो मिल ही जाएगी ईवी, राइट। तो वी कैन से एटलीस्ट सूरत में तो वैसा हो गया है। बाकी सिटीज में हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो या कम हो, बट मोर और लेस ये टारगेट अचीव हुआ है। तो ये 10 ईयर्स में गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिसीजंस लिए कि ईवी को लोग ज़्यादा परचेज करें, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे और स्कीम्स निकाले, राइट। कि ईवी अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आपका टैक्स कम हो जाएगा, फाइन। अगर आप डीजल कर लेते तो डीजल हमने महंगा कर दिया कि डीजल कार आप ना लो। तो एक टाइम था जब डीजल बहुत सस्ता हुआ करता था एज कम्पेयर टू पेट्रोल, बट फिर डीजल को भी पेट्रोल के लेवल पे इक्वल ही ले आए कि डीजल कार लोग खरीदना कम करें। और डीजल कार खरीदना कम करेंगे और कॉस्ट भी सेविंग करनी, तो फिर ईवी पे जाएंगे, फाइन। सो दैट इज हाउ गवर्नमेंट टुक मैनी स्टेप्स टू गेट टू दिस स्टेज जहां पे हम लोग अभी है। ठीक है। तो टारगेट ये है कि 2030 तक 30% जो कार्स हैं वो ईवी हो जाएगी, 80% स्कूटर्स ईवी हो जाएंगे। तो इस डायरेक्शन में काफी हद तक सूरत में तो आपको ये इफेक्ट दिखता है। बहुत सारे स्कूटर्स हैं, आप लोग में से भी शायद काफी लोग स्कूटर ईवी यूज करते होंगे, है ना। हम्म। सो नेक्स्ट, पीएम डिवाइन स्कीम। तो अगेन यहाँ पे आप देखो लेटर्स सारे सेम नहीं है। डीईवी ये सेम है। तो ये एक सिंगल वर्ड होगा डीईवी, एंड देन आईएनई, इस 3 लेटर से 3 वर्ड्स बनते हैं। हम्म। सो द आंसर इज सी, डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो दिस स्कीम इज एम्ड एट डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन। सो प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये इसका स्कीम का पूरा नाम है। DEV is for development, initiative for I, and for north, E for east. So development initiative for northeast region, this is the full name of the scheme. तो नॉर्थ ईस्ट रीजन आप लोग को पता तो होगा कौन सा है इंडिया का। ठीक है। वो जो 7 सिस्टर्स हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सारे जो स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट वाले, राइट। तो इन रीजन के लोगों का बहुत बड़ा कंप्लेन रहता है कि हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। मेनलैंड इंडिया इस तरफ ही है, जो नॉर्थ
है, दिल्ली के आसपास का जो लैंड है, गुजरात है, मेन लैंड वही है। हम लोग क्योंकि बहुत दूर हो जाते हैं, बीच में बांग्लादेश भी आ जाता है, तो हमारी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं आता है। ध्यान नहीं आने का मतलब हमारी तरफ कोई डेवलपमेंट स्कीम्स नहीं आती है। तो उन्हीं के लिए स्पेसिफिक एक डिवाइन स्कीम, डेवलपमेंट स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है कि इसके अंदर का जो भी काम होगा वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए ही होगा। ठीक है, तो दैट इज पीएम डिवाइन स्कीम। तो मेन जो डेवलपमेंट की बात आती है वो आती है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ा था, पीएम गति शक्ति स्कीम, जिसमें 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लान है, तो उसमें से काफी बड़ा अमाउंट ये नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए भी रखा गया है। ठीक है। हम्म। जो रिन्यूएबल सोर्सेज आपको पता होंगे कौन से हैं? सोलर, विंड एनर्जी, राइट। तो ये सब रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। मीन्स कोल के, पेट्रोल के अलावा जितने भी सोर्सेज से एनर्जी मिल सकती है वो रिन्यूएबल है। न्यूक्लियर भी रिन्यूएबल में आप काउंट कर सकते हैं, ऑल्दो इट इज नॉट एग्जैक्टली रिन्यूएबल, बट फिर भी आप बोल सकते हैं। सो द आंसर टू दिस इज 30%, राइट, सी। तो 30% एनर्जी हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो रिन्यूएबल से आए, ऐसा एम है। इनफैक्ट देर आर 5 गोल्स जो डिफरेंट टाइम पीरियड्स के लिए है। ठीक है। तो 30% कितना होगा? 500 गीगावाट। इतना एनर्जी हम लोग नॉन फॉसिल एनर्जी के फॉर्म में क्रिएट कर पाए। तो नॉन फॉसिल का मतलब वही हुआ रिन्यूएबल्स। ठीक है। नॉन फॉसिल मतलब जो कोल एंड पेट्रोलियम इनके अलावा जो भी सोर्स एनर्जी निकलेगी, दैट इज नॉन फॉसिल। तो इसके अलावा 500 गीगावाट हम लोग प्रोड्यूस कर पाए, दैट वुड बी 30%। ठीक है। सो रिडक्शन ऑफ टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन बाई 1 बिलियन टन्स बाई 2030। तो कार्बन इमिशंस जो हैं, जो आज हैं, उसको 2030 तक 1 बिलियन टन से रिड्यूस करना। ठीक है। तो इसके लिए भी हमें फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करना कम करना पड़ेगा। तो फॉसिल जो कोल है वो मैक्सिमम कहाँ पे यूज होता है? ये हमारे थर्मल पावर प्लांट्स में, जहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, राइट। तो वहां पे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का कोई दूसरा मेथड बना पाए, तो शायद ये कोल बर्न करना कम हो जाएगा। 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। 50%। अच्छा। तो ये कुछ गड़बड़ है। ये पॉइंट मैं देख लेता हूँ। आई थिंक 30 है, ये 50 मैंने गलती से लिख दिया है यहाँ पे, राइट। 30%, 50% अचीव करना तो बहुत ही मुश्किल काम है, अभी तो 30 अचीव होना मुश्किल लग रहा है। ठीक है। तो ये मैं चेक कर लेता हूँ फिर से। आई थिंक इट शुड बी 30। ठीक है। नेक्स्ट, अचीविंग द टारगेट ऑफ नेट जीरो emissions बाई 2070। तो 2070 तो अभी ऐसे बहुत दूर है, बट व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय नेट जीरो emissions? नेट जीरो का मतलब क्या होता है? तो नेट जीरो का मीनिंग है कि हमारी कंट्री में जो नेट कार्बन इमिशंस होगा वो जीरो होगा। हाँ। नो एनर्जी बाय फॉसिल फ्यूल एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। हमारे कंट्री का जो नेट कार्बन इमिशन है वो जीरो होगा। तो ऐसा हो सकता है कि देर आर सम एक्टिविटीज जिनसे कार्बन इमिशन हो रहा है, बट देर आर सम अदर एक्टिविटीज हो उसी कार्बन को या उतना ही कार्बन को अब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो हमारा जो नेट इमिशन है वो जीरो हो जाता है। ठीक है।
इट इज नॉट जीरो इमिशन, इट इज नेट जीरो इमिशन। तो अगर लिखा होता कि जीरो इमिशन है तो इसका मीनिंग ये होता कि हम कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं करेंगे जिससे कार्बन इमिशन हो। बट यहाँ पे लिखा है नेट जीरो इमिशन, तो नेट जीरो इमिशन का मीनिंग ये है देयर मे बी सम एक्टिविटीज जहां से कार्बन इमिशन हो रहा है, बट देयर विल बी सम काउंटर एक्टिविटीज फॉर द सेम जो उस कार्बन को अब्सॉर्ब करके हमने जितना कार्बन एमिट किया था उसको हटा देंगे एनवायरनमेंट में से। राइट, दैट वुड बी नेट जीरो। समझ आया? फॉर एग्जाम्पल हम उतने प्लांट्स लगा देंगे कि जितने हमने कार्बन एमिशंस किए हैं उतने कार्बन को हमारे प्लांट्स ने ही अब्सॉर्ब कर लिया। राइट, सो दैट्स हाउ वी विल बी नेट जीरो। समझ आया नेट जीरो का मतलब? श्री अन्न रेफर्स टू द प्रमोशन ऑफ, श्री अन्न एक स्कीम है। तो ये स्कीम किस स्पेसिफिक पर्पस के लिए लॉन्च की गई थी? तो अन्न है तो मतलब कोई खाने पीने की चीज को ही प्रमोट करना होगा। फाइन, ये तो समझ आ रहा है। हम्म, ठीक है। शिव एंड जशान, सही है। सो द आंसर इज मिलेट्स। तो इफ यू रिमेंबर 23 was also celebrated as the year of millets, है ना? मुझे पता नहीं आप लोग को ध्यान है कि नहीं, बट इट वाज सेलिब्रेटेड। आप कुछ बड़े रेस्टोरेंट्स में अगर या होटल्स में जाते थे तो वहां पे भी एक ऐसा स्टैंड ही लगा रहता था कि वी आर सेलिब्रेटिंग द ईयर ऑफ मिलेट्स। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे ताज वगैरह में भी था सूरत में। तो ये 2 साल पहले सेलिब्रेट किया था। तो इंडियन गवर्नमेंट पहले जो अपना ये ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था जिसमें हमें सारे कंट्री को बहुत सारा फूड ग्रेन मिल गया था, उसके पहले फूड ग्रेन कम था तो पहले लोग ये मिलेट्स ही खाया करते थे। राइट, बट फिर फूड ग्रेन आया तो सबको ऐसा समझाया गया गवर्नमेंट्स के द्वारा कि फूड ग्रेन इज हेल्दी, आप मिलेट्स वगैरह छोड़ो, गेहूं खाओ। ठीक है, क्योंकि मिलेट्स प्रोड्यूस करना मुश्किल था, वीट प्रोड्यूस करना इजी हो गया था बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो सबको गवर्नमेंट ने ये वीट खाने की सजेशंस दिए। अब नाउ वी कैन सी इट्स इल इफेक्ट्स। जो इतना सारा वीट हम खाते हैं तो उतना सारा कार्बोहाइड्रेट की वजह से हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। तो नाउ वी आर गोइंग बैक टू मिलेट्स। ठीक है, तो वो मिलेट्स को फिर से प्रमोट करने के लिए, फिर से मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये एक साल ये एफर्ट्स डाले गए थे। मतलब एफर्ट्स अभी भी डाले जा रहे हैं बट वो एक साल थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक एफर्ट्स थे। इनफैक्ट इफ यू रिमेम्बर ये G20 जो हुआ था दिल्ली में, तो उसमें जो इतने सारे कंट्री हेड्स आए थे 20 कंट्रीज के, उन सभी के लिए एक मील में, क्योंकि वो लोग 2-3 दिन रह गए तो उनको इतने बार मील्स भी देना था, तो उनके लिए एक स्पेसिफिक मील वाज बेस्ड ऑन ओनली मिलेट्स। ठीक है, तो मिलेट्स के बहुत सारे डिशेस बनाए गए थे उन लोग के लिए उनके कंट्री ऑफ ओरिजिन के हिसाब से, एंड दैट्स हाउ दे वर सर्व्ड। ठीक है। हम्म, तो ये बाकी अब क्वेश्चंस नहीं है, ये डिफरेंट और स्कीम्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। अभी मैं बता नहीं रहा हूँ आप, मैं अभी थोड़ी देर में ये PDF शेयर कर दूंगा तो आप उसमें से पढ़ लेना। राइट, बट आई होप काफी सारे स्कीम्स के बारे में आपको पता चला है। राइट, एंड दिस विल ऑब्वियसली हेल्प यू इन एग्जाम्स, बट दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द बजट। तो बजट में जब फाइनेंस मिनिस्टर बोलेंगे कि हमने ये स्कीम के लिए इतने पैसे डाले, तो यू विल प्रोबेबली रिकॉल कि हाँ ये स्कीम तो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, ओके। आई होप आपको थोड़ा बहुत कुछ नया पता चला होगा। राइट, एंड द क्लास विल बी यूजफुल। कोई पॉइंट है कुछ डिस्कस करना है तो बताएं, अदरवाइज वी विल डिस्पर्स। ओके, थैंक यू।